What's up, everybody? This is Tanish Pratap, and today we have Arushi with us. She is SDE1 at Amazon. Hi everyone. Thank you for a warm welcome, Tanishq. So, a little about me. Hi everyone. My name is Arushi Chopra, and I am currently working as a software development engineer at Amazon. Previously, I also worked with HSBC, and while in the second last semester of my college, I was an intern at Amazon. I graduated in 2023 from Graphic Era Deemed to be University, Dehradun. And yeah, I pursued bachelor's in technology in computer science and engineering. So that's a bit about me. Getting into Amazon is mostly like very difficult for tier 2, tier 3, like and below colleges due to problem of like resume shortlisting or somebody is making projects but is not up to the mark so that they could Yeah. get into Amazon. And mostly like projects के काफी issue आते हैं, and most of the cases like people are not very much good at competitive programming, so that like they don't have good ratings and all. So like how Right. to tackle these kind of issues when you are in a tier 3 or tier 2 colleges? Basically, I was also from a kind of tier 2.5 college, I would say. I am not sure about the ranking and rating, but it was a private college. So I have seen all of the nuances कि how difficult it is किसी tier 3 के student को in companies में target करना. So for me it was like कि मेरी मेरे कॉलेज में बिग टेक कंपनीज नहीं आती थी एंड amazon ओनली केम फॉर इंटर्नशिप रोल. तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का जो फैक्टर रहता है वो टीयर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए तब थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहता है जब उनको ऑफ कैंपस अप्लाई करना होता है. तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं अपने रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाने के एंड उनको मतलब थोड़ा फॉर्मेट करने के ताकि उनका रिज्यूमे थोड़ा विजिबल हो रिक्रूटर्स को और बाकी की कंपनीज को. एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो जैसे आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का पूछा तो आई रियली डोंट थिंक सो कि जैसे अमेजोन में जाने के लिए too much of competitive programming is required, because what I've seen and what I felt is कि competitive programming is just a sport. It's like a hobby, it's like a game. किसी को कोडिंग में बहुत ज्यादा मजा आ रही है एंड they want to challenge themselves, then they perform या do कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं करोगे तो आप Amazon टारगेट ही नहीं कर सकते हो. If somebody is from like a below average college, how to proceed with like starting from the scratch, like you are in first year or second year or whatever, or maybe in the fourth year also, Yeah, starting yeah. from the scratch, how should they proceed with like programming, and if they are targeting specifically Amazon, how they should proceed? ओके, ठीक है. सो लाइक आई हैव सीन कि टियर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो सबसे कॉमन मिस्टेक परफॉर्म करते हैं, जो मैंने भी करी थी, वो ये था कि दे स्टार्ट वेरी लेट. क्योंकि हमारे कॉलेजेस में वो एक कोडिंग कल्चर बना ही नहीं होता है, तो हमें पता ही नहीं लगता है कि ऐसा भी कुछ करना होता है. लाइक फॉर मी इट वाज लाइक कि मैं 9th 10th 11th 12th में थोड़ा सा वेल अवेयर थी कि कोडिंग कैसे करनी है. आई टुक कंप्यूटर साइंस इन माय स्कूल एज वेल, तो मुझे लैंग्वेजेस और मतलब उन सब का बहुत वो था, नॉलेज था. दैट इज व्हाई आई ग्रू इंटरेस्ट इन कोडिंग एंड आई वांटेड टू परस्यू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला फील्ड. सो व्हेन आई केम इनटू कॉलेज आई थॉट कि वैसा सही होगा, थोड़ा सा एडवांस्ड होगा. फर्स्ट ईयर तक और सेकेंड ईयर तक तो आई डेंट नो कि डीएसए भी कुछ होता है. मतलब आई जस्ट न्यू कि डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ होता है, बट एल्गोरिथम्स एंड एवरीथिंग आई डेंट नो, क्योंकि हमारे कॉलेज में इतना कोडिंग कल्चर नहीं था. तो टीयर 3 वालों को ये थोड़ा बैकलैश फेस करना पड़ता है. तो इससे सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यू स्टार्ट वेरी अर्ली. आई मीन द स्टूडेंट शुड वॉच पॉडकास्ट, दे शुड लर्न कि व्हाट इज द रोड मैप टू क्रैक अ गुड कंपनी एंड दे शुड फॉलो दैट रोड मैप. तो आप फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं कि कोई किसी ने पहले कोडिंग नहीं कर रखी है, सो व्हाट दे कैन एम इज कि पहले वो कोडिंग सीखें. दे शुड स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स कि कोड लिखते कैसे हैं. दे शुड चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी द सिंटेक्स, स्टार्ट राइटिंग द कोड, मेक लिटिल कोड्स, इफ एल्स नॉर्मल सीखो, ऑड इवन का कोड लिख लो, पैलिंड्रोम पे जाओ, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग पे जाओ, मतलब और थोड़ा अपना लेवल बढ़ाते रहो. तो आई थिंक फर्स्ट ईयर तो यू कैन एम कि ये बेसिक्स क्लियर करो अपने. एंड साथ साथ पिक अ हॉबी. मतलब
जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वेब डेव आ रही है, AI ML आ रही है, तो आपको आगे जाके प्रोजेक्ट्स भी दिखाने होंगे अपने रिज्यूमे में। तो जो स्टार्ट विद द बेसिक्स, HTML CSS JS सीखो, फिर बाद में रिएक्ट पे आना सेकेंड ईयर में। तो धीमे धीमे ग्रेजुअली ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स एंड यू ग्रो फर्दर, तो आपको रियलाइज होता है कि हे मतलब ये तो बस कोडिंग में तो बस मैंने एरे सीखा है, अभी अभी मुझे और भी करना है, लिंक लिस्ट आएगा, फिर DP आ जाएगा, ट्रीज आ जाएगा, ग्राफ्स आ जाएगा, तो ये बहुत बढ़ता चला जाएगा। तो आई मीन दिस इज हाउ दे शुड टैकल इट। बट इवन इफ यू हैवंट स्टार्टेड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, मान लेते हैं आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, आपने नहीं किया अभी तक कुछ, तो देन ऑल्सो इट्स नॉट लेट। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स एंड स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप धीरे धीरे ऊपर लैडर पे चढ़ते जाओगे तो द स्टेप्स विल गेट टफ। आपको नॉर्मल ऑड इवन का कोड लिखना बहुत आसान लगेगा, बट जब आप एरेज पे आओगे, फॉर न्यूबीज एरेज भी उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, या मैट्रिक्स कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो देन डोंट स्टॉप ओवर देयर, just learn the concept, try to watch videos and gain knowledge from it. A lot of cases people say that consistency has an issue, like most of the people have consistency issues, and a lot of Right. times होता क्या है कि बंदा शुरू करता है इधर बेसिक्स से, फिर एरे, फिर ग्राफ, लाइक स्टैक्स क्यूज जो भी है, और एंड में फिर बंदा ऊपर जैसे ही चढ़ता है, अगर बीच में वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ, बंदा वापस पीछे आ जाता है। Correct. How much consistency do you need, like for a longer stretched period of time? Because a lot of times होता क्या है कि ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस, मोस्टली लोगों के पास 6 महीने या 7 महीने का ही टाइम होता है टू क्रैक सम Correct. कंपनी, क्योंकि कॉलेजेस में हम्म। भी काम होता है, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो सही बात। कितना स्टेज पीरियड ऑफ टाइम चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए फॉर Amazon स्पेसिफिकली? So see, there is no specific answer to this question, sadly. कुछ एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इट्स लाइक दिस, क्योंकि there is no limit on the number of questions that you can outdo या you can perform. It's like it's an everyday thing. आप आज बैठ रहे हो, मान लेते हैं अब you have revised all of the basics. आपको पता है arrays क्या होता है, आपको पता है linked list कैसे बनाते हैं, आपको पता है DP क्या होता है, trees क्या होता है, graphs क्या होता है, you know BFS DFS, you know all the algorithms. The next very step is start solving questions. आप जैसे एक एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हो ना, तो go to lead code, start solving problems. उधर प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम लगने लगेगा ना कि मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ या कर ले रही हूँ, तो आपको खुद ही वो लगने लगेगा कि थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि वेयर आई फेल। और द प्रॉब्लम इज कि कंसिस्टेंसी कब टूटती है, व्हेन यू स्टार्ट फेलिंग, व्हेन यू सी कि अरे ये प्रॉब्लम मुझसे हो नहीं रही है, शिट मे बी आई एम नॉट केपेबल, शिट उससे हो गई, मेरे से नहीं हो पाई, अब क्या होगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल स्टॉप एट दिस स्टेज। दैट इज व्हेन यू हैव टू गेट स्टार्टेड बेसिकली, क्योंकि if you do not pass that stage, then you won't be able to move forward. I mean, I myself face this. कोई ऐसे रटा रटाया या सीख के नहीं आता है algorithms या क्वेश्चन सॉल्व करना, तो you are bound कि अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आया है तो you will have to watch a video, you will have to go through the solution to learn. बट ऐसा है कि अगर आपने वीडियो देख लिया है, then don't stop right there, solve it that day, solve it the next day as well, ताकि वो फंडा आपके दिमाग में बैठ जाए and you do not stop solving that problem. तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इससे बनती है। एंड बात रही Amazon की, तो एक टाइम आता है व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस कि मैंने मेजर एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चंस कर लिए हैं, मतलब कुछ एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, जैसे से 15-20 क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं पर एल्गोरिथम। तो आपको खुद लगने लगेगा कि अगर मैं Amazon के लिए एम कर रहा हूँ, देन देयर इज दिस फीचर वेयर यू कैन टिक कि आपको कंपनी बेस्ड क्वेश्चंस मिले। सो देन यू स्टार्ट सॉल्विंग कंपनी बेस्ड क्वेश्चंस। So I think in the last stretch of my journey, coding journey, I also started doing company specific questions because I knew Amazon is the only company that will come to my college even for internship. So I just started solving those problems. So like a lot of people say अभी जो OAs हो रहे हैं, जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है, और जो पहले होते थे, उनमें काफी जमीन आसमान का अंतर है, मे बी ड्यू टू ChatGPT और समथिंग। ये कितना सच है?
आई रियली डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ ओएस में डिफरेंस नहीं है। द क्राइटेरियाज कैन बी स्ट्रोंगर, क्योंकि ऐसा होने लग गया है कि बिकॉज पीपल हैव गॉटन अवेयर ऑफ एआई एंड द टेक्निक्स की ये कोड उससे लिखवा लेते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारी कंपनीज ने अपने ओएस में प्लेजरिज्म चेक लगा रखे हैं, where they can figure out whether this code is copied and pasted from an AI or from somewhere else. So I think this is the only difference. इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि ओए कुछ हार्श या कुछ ऐसा हुआ है। इट ऑलवेज रेंज्ड इनटू इजी, मीडियम, मिड, हार्ड लेवल। So in case of like in terms of lead code, mostly what is the probability कि कोई बंदा अगर पहली बार इंटरव्यू दे रहा है मोस्टली अमेजोन या कहीं पर भी, तो व्हाट इज द हम्म। प्रोबेबिलिटी कि उसको वही क्वेश्चन आ जाए जो बंदा पहले से किया हुआ है, और हम्म। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जैसे जो स्केल होता है ना, इजी मीडियम हार्ड, तो क्या राइट। प्रोबेबिलिटी है कि इजी मीडियम हार्ड में से कौन से लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते सो बेसिकली अगेन इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि अलोंग विद योर हार्ड एंड स्मार्ट वर्क देर इज अ लक फैक्टर। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन लक कि क्या प्रोबेबिलिटी है आपके सॉल्व किए हुए क्वेश्चन के आने की या अनसॉल्व क्वेश्चन के आने की। फॉर मी इट वॉज 50-50। आई स्टिल रिमेंबर दैट इंटरव्यू डे एंड मतलब एक नर्वसनेस होती है बिकॉज आई वॉज सिटिंग फॉर दिस कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मेरा जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी वाज डीपी ऑन मैट्रिक्स, and like it is one of the hardest concepts in coding wala term. So I was blank for like few minutes. I took time to figure out the approach. I figured out the approach along with the interviewer. मतलब मैं बोल बोल करके उस अप्रोच को सॉल्व करने की और निकालने की कोशिश करी थी। फिर जब वो क्वेश्चन हो गया मेरा, तो मेरे को दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने ट्रीज का दिया था। इट वॉज आई थिंक लेफ्ट व्यू ऑफ अ ट्री, इफ आई क्लियरली रिमेम्बर। तो वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा था पहले से। सो इट वॉज लाइक 50-50 कि मुझे वो क्वेश्चन भी मिला जो मैंने सॉल्व कर रखा था, मुझे वो क्वेश्चन भी मिला जो मैंने कभी नहीं देख रखा था। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन लक, आई थिंक। हैं? ओके, क्या वो ट्रीज वाला जो क्वेश्चन था वो वही कंपनीज वाइज शीट में से था या नॉर्मली प्रैक्टिस में? ऑनेस्टली स्पीकिंग तो वो कंपनी वाइज शीट में था। उसी में था ना? आई फिगर्ड आउट, यस। सो लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो बाइफर्केशंस होते हैं कंपनी वाइज काफी हेल्प करते हैं प्रिपरेशंस में, right? आई थिंक सो, यस, काफी हेल्प करते हैं। सी आई वोंट से कि जैसे अगर मान लेते हैं एक लिस्ट है 50 या 55 क्वेश्चंस की फॉर से amazon, अभी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान लेते हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि हो सकता है कि 50 में से जो दोनों क्वेश्चन है वो भी उसी लिस्ट में से आ जाएं। हो सकता है जो दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं वो उस लिस्ट में हो भी ना, बट द चांसेस आर हाई कि उस लिस्ट में से आ सकता है। एंड मोस्टली वो जो कंपनी स्पेसिफिक लिस्ट होती हैं, वो बहुत ही ना डाइवर्स टॉपिक्स में होती हैं। एरे का कोई प्रॉब्लम होगा, फिर सीधा डीपी का कोई प्रॉब्लम होगा। तो इट्स लाइक कि वो पूरा रेंज इज ह्यूज, द रेंज इज वेरी लॉन्ग। तो आप वैसे भी प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन सॉल्व उसके जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे। सो इट हेल्प्स अ लॉट। सो इन टर्म्स ऑफ लाइक इंटरव्यू स्टेजेस, अमेजोन में मोस्टली कौन कौन से इंटरव्यू स्टेजेस होते हैं अभी? आपके टाइम कौन से हुए थे और क्या अभी भी कुछ चेंजेस हुए हैं? सो आई थिंक जो इंटर्नशिप वाला वो है स्टेजेस, वो तो सेम ही रहते हैं। अगर किसी कॉलेज में अमेजोन जा रही है टू पिक अप स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप, तो एक ओए राउंड होता है और एक इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बाद एक लीडरशिप राउंड होता है। सो यू हैव टू क्रैक दीज 3 राउंड्स टू गेट इन टू अमेजोन एज एन इंटर्न। पोस्ट इंटर्नशिप बेसिकली आपका पूरा जो अमेजोन में परफॉर्मेंस रहा है, से डीलिंग विद योर टीम, डीलिंग विद क्रॉस टीम डिपेंडेंसीज, completing a project in time, or how did you figure out the approach of solving that particular project, क्योंकि प्रोजेक्ट भी डेव हैवी रहता है अमेजोन की इंटर्नशिप में। तो आप कैसे उस चीज को फिगर आउट कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ में पहली बार डिजाइन वर्क टैकल कर रहे हो, ये सब देख करके दे ट्राई टू फिगर आउट कि वेदर यू विल बी अ गुड मैच एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय इन Amazon or not.
So this is the whole procedure when Amazon comes into your college to take interns. However, I feel कि जैसे जो OA राउंड्स होते हैं, जो नॉर्मल ऑफ कैंपस OA राउंड होते हैं, उसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं. इवन फॉर Amazon Wow, which is specifically for girls, उसमें भी काफी सारे राउंड्स रहते हैं. There is an OA, then there are 2 to 3 interviews lined up, and in special cases, there can also be a manager or a leadership specific role जिसमें टीम का मैनेजर comes and asks you questions about his or her team and gives you problem based scenarios कि आप उनको कैसे टैकल करोगे. So that's a plus and minus round. ओके, ये तो काफी अच्छी चीज है. कैन यू टेल मी कि मोस्टली लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से सिस्टम डिजाइन इज like very important. For freshers specifically, how much is it important? And if somebody has 1 to 2 years of experience, how much it is important, and how much system design a person should learn to get into Amazon? So what I feel is कि मतलब अगर if you're getting into Amazon as a very fresh candidate, मतलब just straight out of college, तो it's not required for interviews. And I mean, no one is going to ask you system design just in the first go, because they also understand कि you are, you know, joining corporate for the first time. However, if you have like 1-2 years of experience and then you are aiming for an SD1 position, so it is a very, I mean, I would say 90-10 ratio. 90 times it's not asked, 10 times it can be asked. मतलब 90:10 का रेशियो रहता है, because they consider कि आप 2 साल experienced हो, so they can ask you, they might ask you, but the ratio is very less. The possibility is very less, I would say. However, if you're joining Amazon straight as an SD2, तो system design is required. There are 2 specific rounds for high level design and low level design respectively, that you will have to crack to get into Amazon as an SD2. So like any preparation strategies for like people like resources and all जो कि काम आ सकते हैं and आपकी preparation में काम आए? So for me, I mainly followed the लीड कोड के जो क्वेश्चंस होते थे, पहले मैं रैंडमली सॉल्व करती थी, बिकॉज जब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा रही थी तो मैं टॉपिक वाइज ही फिल्टर लगाती थी लीड कोड पे, और मैं एम करती थी कि मैं इजी मीडियम हार्ड तीनों कैटेगरीज में गुड पोर्शन लगा पाऊँ क्वेश्चंस का. तो ये मेरा टॉपिक वाइज अप्रोच रहता था. फिर जब मेरे कॉलेज में कंपनीज आने लग गई तो मैंने थोड़ा-थोड़ा आई स्टार्टेड व्यूइंग कि शीट्स में कैसे क्वेश्चंस होते थे, जो बहुत पॉपुलर शीट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन. तो मैं उनमें से 2-2 क्वेश्चन पर टॉपिक लगाने का ट्राई करती थी, टू सी इफ आई एम वेल अवेयर ऑफ द अप्रोच दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. एंड आई थिंक जब अमेज़न आने लग गई तो मैंने अमेज़न स्पेसिफिक क्वेश्चंस लगाए. Okay. So mostly like it is related to preparation of JEE or some competitive exam mostly, like it looks like. Yeah, I mean, I would say to some extent, but मुझे ऐसा लगता है कि जेई का लेवल तो काफी अलग है. आई मीन, जेई की प्रिपरेशन के लिए तो एकदम हार्ड कोर तैयारी, और मतलब उसमें तो कंसिस्टेंसी आई थिंक वर्ड भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इट्स अ डेली अफेयर. तो वो तो प्रिपरेशन एक अलग लेवल की होती है, बट यस, दिस प्रिपरेशन ऑल्सो डिमांड्स कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. So in case of like Amazon, people say that background also matters. In case of like if somebody is switching from some role to Amazon, for example, like if somebody has 1 or 2 years of experience and he is switching to Amazon, so a lot of times people say that for that role specifically, background also matters. So what do you think if somebody is in a startup, working for some kind of startup, and he wants Yeah. to switch into Amazon, how much weightage is of background and how much weightage is of his like core competitive programming skills or like lead code skills and all? Yeah. So I mean, I just wanted a clarification. तो जैसे मान लेते हैं कि the candidate who is trying to switch, like whatever work he or she did in the startup was related to the software role, right? We are assuming this. Yeah.
right? Yeah. I don't think so. Amazon discriminates on the basis of companies that you were previously working in, to be very frank, because I have seen people in Amazon who work with me. I have seen cross team people also. They aren't from, I would say, IITs or NITs only, जो एक myth होता है कि सिर्फ top colleges से उठाती है Amazon. तो Amazon has broken that barrier. It gives everyone a very fair chance to come and join and enhance the culture. अपार्ट फ्रॉम दिस, बात रही जैसे बाकी कंपनीज की, तो Amazon इज ऑलवेज ओपन कि आप आओ, यू अप्लाई, बिकॉज आई थिंक Amazon only tries to figure out the right candidate via the procedure. मतलब आप बस आपका resume shortlist तक है. If you have done good enough work in a startup or say in a company that's not very known, तो then also the work that you have done will matter in resume shortlisting. I mean, there is no discriminatory factor on the basis of किस कंपनी में आपने काम किया है. So, like, what was the exact turning point in your preparation? Like, any kind of turning points that you had? Yeah, I think there was a major turning point. So I haven't shared this enough. It's like very few people know this. So जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे कॉलेज में बहुत ही कम, एज आई सेड, मेरे कॉलेज में बहुत कम कंपनीज आती थी. तो यू नो, टू गेट अ कंपनी with a CTC of 10 or 11 was also considered a big deal at that time. Especially ours was a COVID batch, तो उसमें तो मार्केट सिचुएशंस भी काफी डाउन थी, तो लोगों का प्लेस होना ही बहुत वैल्यूएबल कंसिडर किया जा रहा था. सो आई रिमेंबर आई गॉट प्लेस्ड इन अ कंपनी, एंड इट मतलब वो बहुत टाइम बाद में प्लेस हुई थी. सो इट वाज लाइक मेरी प्रिपरेशन टॉप नॉच थी, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कंपनी से रिलेटेड. बट जो मेरे कॉलेजेस में कंपनीज आ रही थी, आई वाज सिटिंग फॉर दोज कंपनीज, एंड समहाउ माय रेज्यूमे वाज नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड. मतलब आई वाज नॉट एबल टू रीच टिल द ओए राउंड. तो मेरे को बहुत ऐसे डिसहार्टनिंग लगने लग गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेयर वाज आई एक्चुअली लैकिंग. तो आई यूज्ड टू टॉक टू माय रिलेटिव्स एंड आई यूज्ड टू टेल देम. आई हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स, तो मैं उनको भी ये सब शेयर करती थी. सो देन देयर वाज दिस पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई जस्ट स्टॉप्ड डूइंग एवरीथिंग. I broke my consistency. I stopped coding, and uh, I just stopped doing anything. I stopped educating myself, and all I did was just rest, sleep, get up, have food, go for a walk, and come back and sleep. That this was my routine. This was on a loop, and this, I think, carried on for like a month. And मतलब एक महीने बाद my roommate, she figured out कि what is she even doing. Matlab, because she used to get up early in the morning at 7, she used to start solving questions on her laptop, and I was just sleeping. मतलब मैं देखती रहती थी उसको, but I didn't used to solve. So after 1 month she told me कि मतलब she was very concerned for me कि why aren't you solving problems, you should get up और ऐसे करके. तो I was like कि बस यार, मतलब I am done. क्योंकि इट वाज लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ आरओआई नहीं निकल रहा है. मतलब मेरा इतना मेहनत करने के बाद एटलीस्ट कुछ तो होना, मुझे कुछ दिखे कि समथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी. सो आई हैड जस्ट लॉस्ट होप, आई थिंक, एट दैट पॉइंट. एंड then I think one company came and I got selected. मतलब मेरा resume shortlist हो गया था. I got into the list for that company and I gave the OA. My OA got cleared, and then I sat for interviews. There were 4-5 interviews taken in that company, and वो 2 दिन के span में 4-5 interviews थे basically. Back to back. बस एक घंटे का इंटरवल मिलता था और दूसरा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता था. And somehow I cleared all 5 interviews. So that is how I got into first company, and that gave me motivation. I was like happy that day, but to be very honest, it was like I was very happy, but my heart was not that happy. मतलब वो इतना satisfaction नहीं लगा. I thought I could achieve more. मतलब I shouldn't settle here
now, I should still work more. So that is when I started gradually again. I started believing in myself again, and I started coding again. I had to pick up from the pace I left. And I think then Amazon came, um, and the rest we all know. So yeah. सो मोस्टली लाइक जब पीपल उनको नहीं मिलता कोई चीज जिसके लिए वो काफी ट्राई कर रहे हैं तो इंसान परेशान हो जाता Yeah, है एटलीस्ट कुछ दिखना तो चाहिए कि हाँ प्रोग्रेस हो रहा एग्जैक्टली. बट आई थिंक, आई रियली थिंक कि वो मोमेंट मेरी लाइफ में ज़रूरी था. मतलब आई थिंक वो मोमेंट, आई थिंक सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है. एंड ऑनेस्टली दैट मोमेंट इज द टर्निंग पॉइंट. बिकॉज वंस यू स्टॉप बिलीविंग, वंस यू स्टार्ट losing hope, that is when things start turning out in your favor to give you the reward that you were preparing for. है आपके टाइम में कोई सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या लाइक इन द स्टार्ट नो, नॉट एग्जैक्टली. मेरे से थोड़ा सा ओएस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट दोज वर ऑल्सो वेरी मिनिमल. जो हमारा नॉर्मल कोर्स वर्क होता है, उसी में रहते थे. सो case of like behavioral rounds and all like how much like a person should prepare and what is the best route to prepare for mostly behavioral rounds सो बेसिकली अमेज़न के जो ओए होता है, उसके बाद एक शॉर्ट ओए एक और होता है. उसको हम ऐसे 0.5 ओए कंसिडर करते हैं. तो उस 0.5 वाले ओए में ये रहता है कि उसमें बहुत सारे, आई थिंक 50 to 100 क्वेश्चंस रहते हैं लीडरशिप के, वेयर यू हैव टू बेसिकली दे जज यू ऑन योर पर्सनैलिटी. तो बहुत छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं. For example, they'll give you a situation. Are you better at handling difficult tasks, or are you better at handling team decisions? तो अब ये बहुत ही वेग, मतलब बहुत ही ऑपोजिट क्वेश्चंस हैं, बट यू विल हैव टू मार्क दोनों में से कोई एक ही आंसर. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मूव अहेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे चूज योर प्रोफाइल. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. आपको जो एक स्ट्रॉन्ग विल लगती है अपनी, कि आप एक कंपनी में जाओगे एंड यू आर गोइंग इनटू अ गुड कंपनी, जिसका कल्चर या जिसका इमेज इतना ऑलरेडी अच्छा है, तो व्हाट विल यू ट्राई टू डू टू एनहांस द इमेज ऑफ दैट कंपनी. तो आपको उस हिसाब से सोच करके वो क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं. एंड इसका कोई इसका कोई वो नहीं है, कोर्स नहीं है जिसमें आप पढ़ सको हाउ टू इम्प्रूव. बट या जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल लगे कि हाउ विल यू बिहेव इफ यू आर गिवन अ पोजिशन इन दिस कंपनी, ये बस दिमाग में रख करके वो क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं. so like have you seen people like in your juniors like you must have interacted with them so what are the most common mistakes that you have seen people doing again and again I think the topmost mistake would be starting late, but for some it's not a mistake. For some it's just a situation. मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि कोडिंग अर्ली स्टार्ट करनी होती है. But I think the topmost mistake which everyone makes, and that is a mistake, is not being consistent, because that is a choice that you have to make for yourself. मतलब उसमें किसी और का से नहीं है. देयर विल बी मैनी टाइम्स जब आपको पार्टीज छोड़नी पड़ेंगी, जब आपको मे बी कुछ फेस्ट में पार्ट नहीं लेना होगा, कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट नहीं लेना होगा, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर त्यागने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, जस्ट टू डू दैट mere 2 questions of lead code. एंड मतलब दैट इज अ स्टेप यू हैव टू टेक फॉर योर सेल्फ. मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ये लगता है कि कॉलेज लाइफ है, इंजॉय कर लेते हैं, ऐश कर लेते हैं, तो उस चक्कर में वो लीड कोड को मतलब या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग को बेसिकली वो करने लगते हैं, डिसग्रेसफुली ट्रीट करने लगते हैं. सो दैट इज आई थिंक द कॉमन मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन. how much focus in the Amazon interview is based upon the code that you have written, like step by step complete code, and the thinking approach that you have? आई थिंक सो कोई भी आपका कोड चलवा करके नहीं देखता है Amazon में. सो इट्स बेसिकली हेविली डिपेंडेंट ऑन आप कैसे कोड लिख रहे हो या हाउ यू आर रीचिंग द solution.
मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जो क्वेश्चन आएगा वही एकदम आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है दिमाग में और फट 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 आप लिखने लगोगे। आपको स्टेप बाय स्टेप उसको डीबग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो जो अप्रोच होती है वो आपको थिंक आउट लाउड करनी पड़ती है ताकि आप इंटरव्यूअर को बता पाओ कि हे आई एम थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन। एंड मोस्ट केसेस में आई हैव हर्ड फ्रॉम द जूनियर्स इटसेल्फ कि the interviewers also help you align with a good approach. जैसे मान लेते हैं you are thinking in a particular direction but there is a more optimized approach to it, तो interviewers tell you कि hey think on this line as well. So they want to judge how you are trying to optimize or how you are trying to solve the question. ये तो first factor रहता है. Second factor ये रहता है कि when you basically write a dummy code, say pseudo code, तो they give you two run cases. एंड वो मतलब वो देखना चाहते हैं कि आप इस टेस्ट केस पे उस कोड को लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। मतलब बेसिकली आपको डिबगर भी बनना पड़ता है और कोड राइटर मतलब वो भी बनना पड़ता है। सो इट्स लाइक कि कोई आपको कह नहीं रहा है कि आप उसको लीड कोड पे चला के दिखाओ या कोई और साइट पे चला करके दिखाओ। नो वन इज आस्किंग यू टू डू दैट, बट दे जस्ट वांट टू नो द अप्रोच एंड हाउ यू डिबग दैट अप्रोच। So, a lot of times people say that background check is a very like problematic thing, and a lot of years people have said to me that uh, everything went well. Background check में पता नहीं क्या हो गया. They got like they didn't get the offer and something happened. So, like, how does these kind of checks get performed in a deeper level? ऑनेस्टली सेइंग तो बैकग्राउंड चेक तो आई थिंक पहले ही हो जाता है। जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना होता है उसके बाद इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू एंड योर स्किल्स। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट से 3 इंटरव्यूज लिए गए। पहले इंटरव्यू में उसको इंटरव्यूअर ने इंटरनली रेटिंग दे दी कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग हायर। तो सेकंड इंटरव्यूअर ने उसको सेकंड इंटरव्यू में दे दिया नॉट इंक्लाइंड। तो थर्ड इंटरव्यू तक आते आते वो इंटरव्यूअर अगर उसको वीक हायर भी दे देगा ना, पर अगर एक ने उसको नॉट इंक्लाइंड दे दिया है तो इट्स अ नॉट इंक्लाइंड। तो कभी कभी लोगों को वो थर्ड इंटरव्यू के बाद पता लगता है कि दे आर नॉट सिलेक्टेड बिकॉज मे बी देयर वाज समथिंग जो विच वेंट रॉन्ग इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज। सो yeah, it's a cumulative result of basically all of the interviews. So, like, how did you prepare for these kind of like leadership principles, these kind of behavioral rounds, or which are mostly communicative? So I think I've been I mean, how should I bring this about? I think this is something that has always been there in me. So, touch wood, I didn't have to prepare all of this. I mean, right from the school, very early days of the school. I think when I was in first standard or second standard, तो मतलब मैं पूरे स्कूल के सामने खड़े होके स्पीचें देने लग गई थी। एंड मतलब मैं राइटिंग कॉम्पिटिशन्स और जो डिबेट्स वगैरह होती हैं उनमें भी पार्ट्स लेने लग गई थी। एंड मतलब आई यूज्ड टू विन द कॉम्पिटिशन्स एज वेल। तो दैट वाज समथिंग दैट वाज ऑलवेज देयर इन मी। कॉलेज तक आते आते वो छूट गया था क्योंकि बीच में जेई की प्रेप करनी थी एंड बोर्ड्स की तैयारी में वो सब रह गया था। बट आई थिंक व्हेन आई जॉइंड कॉलेज देन आई केम बैक अगेन विद द सेम एनर्जी। तो मैंने अपने कॉलेज में एंकरिंग ग्रुप स्टार्ट किया था, एंकरिंग क्लब। तो आई ऑल्सो होस्टेड वन ऑफ द फेस्ट इन द कॉलेज एंड मैंने फिर राइटिंग क्लब में भी पार्ट लिया था जिसमें मैं आर्टिकल्स लिखती थी। सो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स वर ऑल्सो पब्लिश्ड बेसिकली इन द जर्नल्स। तो आई थिंक फॉर पीपल हु डू नॉट हैव दिस एक्सपीरियंस या उन्होंने कभी ये सब मतलब टैकल नहीं किया है, उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि आई मीन स्टार्ट रीडिंग समथिंग। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो। तो आपकी धीरे धीरे यू विल लर्न न्यू वर्ड्स, यू विल लर्न हाउ टू रीड। जैसे आप न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ते हो तो योर माइंड रीड्स द लाइन्स विद यू, तो वो थोड़ा क्लैरिटी लाता है थॉट की। एंड द बेस्ट वे, अगर आपको जैसे स्टेज फियर है या इंटरव्यू में बोलने में डर लगता है, कोई क्वेश्चन का आंसर करने में डर लगता है,
या आप नहीं फ्रेम कर पाते हो, तो जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मतलब मैं अभी तक यही करती हूँ। अगर मुझे कुछ डेमो भी देना होता है आज भी अपनी कंपनी में, एंड इट्स अ प्री प्रिपेयर्ड डेमो, जैसे किसी लीडरशिप को डेमो देना है, तो आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई रिसाइट व्हाट आई हैव टू स्पीक. So I think that's the best way for communication improvement. So like a lot of times people say that थोड़ा मतलब फेक करना पड़ता है चीज़ों को इंटरव्यूज में, इन केस ऑफ लाइक आंसरिंग क्वेश्चंस, हाउ ट्रू इट इज, लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई डोंट थिंक कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, बट व्हाट डू यू थिंक, चीज़ें सच में फेक करनी पड़ती हैं इंटरव्यू, ऐसा होता है? I really don't think so कि कुछ फेक करना पड़ता है। मतलब मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं, बट आई हैव नेवर फेक्ड एनीथिंग। जितना मुझे आता है, जितना मुझे क्वेश्चन आता है, या जितना अप्रोच आती है, या जितना वो मेरे बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं कि पर्सनली जो लीडरशिप वाले या बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, तो आई हैव नेवर फेक्ड इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस। आई मीन बट ऐसा जरूर होता है कि क्योंकि आपसे ऐसे सिनेरियोस पूछे जाते हैं जो आपकी लाइफ में कभी हुए ही नहीं होते हैं। मतलब आई थिंक आउट ऑफ 10 आई वुड से कि 3-4 बारी ऐसी सिनेरियोस पूछे जाएंगे जो आपकी लाइफ में कभी नहीं हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं अब कॉर्पोरेट में घुस रही हूँ एंड समवन इज आस्किंग मी कि हाउ विल यू टैकल इफ बिकॉज ऑफ योर चेंजेस समवन एल्स फेस्ड इश्यूज, या अ सर्विस वेंट डाउन. So these are the kind of situations that I've never been into. So in those cases, I will try to imagine myself into those situations and then I will try to answer. So I wouldn't call कि ये fake है या मुझे कुछ मेकअप करना पड़ रहा है. It's just that I'm putting myself in the shoes of that question. तो लाइक आपने बोला कि आपने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए था, तो सो अप्रोक्सीमेटली लाइक आपने कितने क्वेश्चंस किए होंगे अगर आपको ध्यान हो, लीड कोड के कॉन्टेस्ट्स के? Uh, I really don't have a figure for that, but I think कुछ 500 अराउंड किए होंगे मैंने. तो Yeah. ऑलमोस्ट लाइक 500। आई थिंक सो. थोड़ा आई थिंक उसी के आसपास था. आई रियली डोंट रिमेम्बर बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. उसी के अराउंड थे, बट आई डू रिमेम्बर दिस कि हमारे कॉलेज में नो वन यूज टू टेल कि यू हैव टू सॉल्व दीज मेनी क्वेश्चंस. मतलब आई हैव सीन पीपल हु हैव डन 100 and 200 questions and they have gotten into very good companies as well. तो इट्स टोटली डिपेंड्स कि आपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कौन सी परफॉर्म की है. मतलब आप 500 तो वो भी क्वेश्चन लगा सकते हो जो इजी कैटेगरी के हैं, तो उससे यू वोंट बी एबल टू लाइक मेक सम प्रॉफिट. तो द क्वेश्चन शुड बी डाइवर्स. दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज. सो टू एनीवन वाचिंग दिस, इफ यू आर लाइक थिंकिंग कि यार मेरे को 800 ही करने पड़ेंगे टू क्रैक अ गुड कंपनी, तो इट्स अ मिथ. No. Number of questions doesn't matter. The quality of questions does matter. What is the best way to revise DS? Because a lot of people say that आगे का पढ़ना आसान होता है, पीछे वाली चीज भूल जाना भी आसान होता है. हाँ, तो उसके लिए आई थिंक बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि यू विजिट दोस टॉपिक्स मंथली. मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप एक महीने में ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि आप पर डे 2 क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो इट्स लाइक 2 क्वेश्चन वो पाइल अप होता रहेगा. अब ऐसा तो नहीं है कि एक महीने में आपने जितने क्वेश्चंस लगाए वो सब आपको आते थे. बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते थे. तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे आज मान लेते हैं मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे आज एक क्वेश्चन नहीं आ पाया, मुझे उसका वीडियो देखना पड़ गया या सोल्यूशन देखना पड़ गया, तो मैं कल दोबारा से उस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर दूंगी एक बारी और. मैं दोबारा से सबमिट करवा दूंगी और मैं उसका नाम लिख लूंगी. मतलब व्हाट आई डिड इन माय टाइम वाज कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है और वो मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने उसका वीडियो देखा. आई सॉल्व दैट क्वेश्चन द वेरी नेक्स्ट डे, बट आई कॉपी पेस्टेड दैट क्वेश्चन का नंबर, द लीड कोड का क्वेश्चन का नंबर, इनटू अ शीट दैट आई यूज्ड टू मेंटेन. तो वो क्वेश्चन नंबर मैं लिख लेती थी जो जो मुझसे नहीं हो रहे हैं पहली बारी में, एंड मंथली आई यूज्ड टू विजिट दोज क्वेश्चंस बैक. और जो मुझसे ऑलरेडी हो जाते थे
वो मैं नहीं रिवाइज करती थी बेसिकली, क्योंकि वो तो मुझसे हो ही जा रहे थे। उसी की सिमिलर टोन पे जो एडवांस्ड क्वेश्चंस थे वो नहीं हो पाते थे, तो मैं उनको मंथली विजिट कर लेती थी। तो आई यूज्ड टू जस्ट टेक अ नोट ऑफ द क्वेश्चन नंबर कि कौन सा नहीं हो पाया। सो द बेस्ट वे टू आई थिंक रिवाइज इज दिस ओनली, क्योंकि रिवाइज करने का मतलब भी वो होता है कि आप रिविजिट करो उन टॉपिक्स को। तो या So, like in case of freshers who are like preparing for Amazon and all, what should they expect in the internship? In the SDE1 roles and SD2 and other roles. So I think for a fresher joining into Amazon as an intern, as an SD intern, it's one of the best experiences of the life, I would say. And it's a must have experience for everyone, I would say. I think I मतलब जितना मैंने अपनी इंटर्नशिप में सीखा है, ग्रो किया है, दैट इज अनमैचेबल। दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट लर्निंग कर्व वाज अनमैचेबल। उसके बाद मुझे बस ये लगता था कि मुझे इधर काम करना है एज अ फुल टाइम इंजीनियर। मतलब आई वांट टू हैव दिस लाइफ। सो इट्स लाइक व्हेन यू गो एज एन इंटर्न, तो आपको ऐसे एक छोटा सा टास्क देंगे। दैट टास्क विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द टीम दैट यू आर पुट इनटू। उस टीम का एक टास्क होता है जो आपको ओन करना पड़ता है। तो वो कॉर्पोरेट कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि आपकी डेली स्टैंड-अप्स हो रही हैं, आपको डेली अपडेट्स देने हैं, आपका एक स्प्रिंग बोर्ड मेंटेन हो रहा है। फिर आप कैसे टीम से डिस्कस करके नए सिस्टम्स पे ऑनबोर्ड हो रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू मतलब यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या आप लॉजिक सोच रहे हो। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। उसके बाद जैसे मैं 6 मंथ इंटर्न थी, तो माय 6 मंथ वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले एक छोटा-सा टास्क था, एंड सेकंड वाज अ गुड लाइक अ लेंथी प्रोजेक्ट। तो उसमें मेरे को डिज़ाइन भी बनाने को बोला था। तो आई वाज नेवर अवेयर ऑफ दिस सिस्टम डिज़ाइन वाला थिंग, क्योंकि इतना पता ही नहीं होता है कॉलेज में। तो उसमें पूरा अप्रोच लिखना पड़ता था एडब्ल्यूएस के कंपोनेंट्स को लिख यूज़ करके। उसमें लैम्डा वगैरह भी यूज़ हो रहा था, डीएलक्यू यूज़ हो रहा था। सो दे गेव मी टाइम टू गेट रैम्प्ड अप ऑन जो हमारी अमेज़न की सर्विसेज़ होती हैं, नो व्हाट दे डू, मतलब वो कैसे चीज़ें हैंडल करती हैं, कैसे प्रोसेसिंग होती है बैक एंड में। एंड देन आई मीन यू हैव टू प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट। तो पहले आपको डिजाइन बनाना होता है, फिर उस डिजाइन का रिव्यू होता है सारी टीम के साथ। एंड व्हेन योर डिजाइन गेट्स फाइनलाइज, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डिजाइन, एंड you present a real life problem ka solution to the team. So it's a very good experience all in all as an intern. And like, what are the salary ranges that people should expect as intern, SD1 and SD2 likewise? So I think for interns it's 1.1 lakh per month. um Yeah, and I think for SDs, the salary range is somewhere around, I think 45, 40 to 45 ka range Hmm. per year. Okay. LPA like. Yeah, LPA. Yeah. That's nice. So like in case of like base and the CTC thing is quite different, right? So Right. what is the breakage of like base salary and other things? So I mean, it varies, to be honest. It's not the same every year. मेरे बाद शायद जो कोई जूनियर ज्वाइन करेगा, मे बी उनका बेस चेंज हो गया है, एंड स्टॉक रेशो उस हिसाब से डिवाइड हो रहा है, जो आरएसयूज वेस्ट होते हैं उस हिसाब से हो रहा है। बट यूजुअली इतना डिफरेंस नहीं रहता है, इट्स अ 50-50 काइंड ऑफ थिंग। सो या So like what does a day look like normally as an Amazon engineer, like you are entering and all that? Not like those reels, normal days. Yeah, I was about to say that ki the real thing is very unrealistic. It's not true at all. Where people are just having food and casually chilling and playing TT, and again going for snacks and everything. The usual day is not like this. This is not a realistic day.
in the life of an Amazon employee. I think I myself am starting into content creation journey. So for a very long period of time, I have tried so much to create a day in my life as a software engineer at Amazon वाला reel जो बहुत ही hyped up reel है. But I haven't been able to create that reel क्योंकि मेरे दिन में कुछ होता ही नहीं है. मेरे दिन में it's like I go to the office, I sometimes have breakfast if I'm not having at home. देन आई गेट बैक टू वर्क. काम करते करते पता ही नहीं लगता है कब टाइम चला जाता है एंड स्टैंड अप स्टार्ट हो जाता है. सो वी टीममेट्स मीट ऑल टुगेदर इन वन मीटिंग रूम. हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के काम को कि कल किसने क्या काम किया, आज किस पे क्या काम करेंगे. सो इट्स लाइक अ राउंड टेबल डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग एंड अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. उसके बाद देर आर अदर मीटिंग्स एज वेल. कुछ आपको डेमो की मीटिंग्स होती हैं क्योंकि your team is basically a sublet of your org. तो उस org में और भी sister teams हैं. तो उस org की बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें हर टीम अपना कुछ डेमो दिखाती है. तो हो सकता है कि आज मेरी बारी थी तो मैंने कुछ डेमो दिखाया, कल दूसरे टीम की बारी थी तो उन्होंने कुछ डेमो दिखाया. तो पूरी org बैठी होती है. देन यू हैव सम स्प्रिंट प्लानिंग्स जो बाई वीकली होती हैं जिसमें आपकी पूरी स्प्रिंट डिसाइड होती है. उसके बाद आपके कैजुअल वन ऑन वंस होते हैं विद द मैनेजर टू ट्रैक योर ग्रोथ पाथ कि आपका कैसा चल रहा है काम एंड लाइक व्हाट यू शुड एम फॉर, व्हाट यू आर एमिंग फॉर. वो सब प्लान्स बनते हैं, करियर पाथ बनते हैं. सो आई मीन द डे इज प्रिटी मच फुल ऑफ मीटिंग्स एंड मीटिंग्स. द फर्स्ट हाफ तो मीटिंग से ही भरा होता है एंड उस बीच में आपको कहीं ना कहीं काम भी डालना होता है क्योंकि यू मतलब पता ही नहीं लगता है कि कब दिन खत्म हो जाता है and you have to get back on your toes the next day with updates. So it's a pretty full day. उसमें फिर you have to take out 30 minutes for your lunch time. And I think the lunch and the meetings and the work is the only constant thing in the life of an Amazon employee. That is what I would say in a very short मतलब term. बाकी the fun comes as an extra part. I mean, it's not like कि सिर्फ काम 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 हो रहा है. Your org, your team plans outings for you. Now it can be monthly outings, it can be quarterly outings. So it depends upon your org basically, but outings होती हैं for sure in every org and in every team ताकि team bonding और team building हो. तो since it's Bangalore and Bangalore is famous for breweries, तो for me like मेरी org की outing can somewhat look like कि हम bowling चले गए and then we are going to a nice brewery to just casually hang out and have fun, eat and talk about stuff and life. So yeah, that's it. So how real is work-life balance in Amazon? See, I won't sugarcoat it, but it gets tough at times. It feels that you are living a robotic life. I mean, when you reach back home, you feel that it's dinner time, and somehow after dinner you again have to get back to work because there is a fixed deadline. It's a high priority project or a task that you need to complete and there is a big deadline. उसके साथ साथ बहुत सारे buffers जोड़ने होते हैं कि मान लेते हैं आपकी टेस्टिंग में टाइम लग गया, फलाने में टाइम लग गया. So to keep those buffers for yourself as an engineer, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है उसमें. एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब एक्स्ट्रा बैंडविथ डालना पड़ता है उस डे में टू गेट ऑन टोज एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट. सो it varies. मतलब some days are chill, some days are very tough. Sometimes you have to work hard on weekends as well, but sometimes it's like कि weekends are also chill. So it's a combination basically. In case of like those high traffic hours, like Amazon Great Indian Sale or something like that. Yeah. So how is the workload at that time and लोग कैसे manage करते हैं चीजें? The workload is pretty huge. I mean, बहुत ऐसा होता है कि ऑन कॉल हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बेसिकली आप
जो इनकमिंग टिकट्स होती हैं वो देखते हो, तो वो लोड इतना बढ़ जाता है कि आपको मतलब ऐसे सिवियरिटी वाली टिकट्स आने लगती हैं प्रॉपर, कि हाई एस्केलेटेड टिकट्स आ रही हैं, कुछ अमेज़न की साइट पे इश्यू हो गया है, किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिखना बंद हो गया है, किसी कस्टमर का पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है, द कस्टमर इज स्टक समवेयर, द प्रोडक्ट इमेज इज नॉट डिस्प्लेइंग, उसकी वजह से कुछ बिजनेस लॉस हो रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टैकल विद, एंड उस टाइम पे लोड बहुत ज्यादा रहता है for the people and for the engineers working in that team. So उस टाइम पे ऐसा रहता है, आई थिंक उस टाइम पे द मेन थिंग इज how your team is dealing with it, because at that time an engineer is not left alone. पूरी पूरी टीम काम कर रही होती है उसके साथ, इवन दो सिर्फ एक इंजीनियर लगा हुआ है उस चीज में, बट द टीम इज सपोर्टिंग दैट इंजीनियर। तो ऑड आवर्स भी काम करना पड़ता है, क्योंकि जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चलती है या कोई प्राइम डे सेल चलती है, तो उसमें तो लोग रात में भी ऑर्डर कर रहे होते हैं, और रात में भी कुछ अगर इश्यू हो जाता है तो द इंजीनियर हैज टू गेट बैक ऑन टोज। तो इट्स लाइक ऑड आवर्स भी काम करना पड़ता है, बट द टीम सपोर्ट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो या मतलब सब कुछ ऐसे चिल नहीं होता है जैसा वो रील्स में दिखाते नहीं, नो नो, it's really unrealistic, I'd say. So like how promotion and like these kind of things work in like in these kind of organizations mostly, and how are code reviews done when you submit some code? So I think Amazon basically has an internal tool for practically everything. मतलब हमारे पे कोड रिव्यूज का भी इंटरनल टूल है, तो इट्स लाइक नॉर्मली आप सीआर रेज करते हो, कोड रिव्यूज रेज करते हो, वो सीधा उस टूल पे जाती हैं, एंड देन समवन कैन बी रैंडमली असाइंड फ्रॉम योर टीम टू रिव्यू दैट कोड। फिर कोई स्किल्ड या कोई डेवलपर उस कोड को देखता है, ट्राइज टू फिगर आउट कि इस कोड को और ऑप्टिमाइज्ड और स्केलेबल या एक्सटेंसिबल कैसे बनाया जाता है। अगर वो अप्रोच ऑलरेडी नहीं इम्प्लीमेंटेड होती है बाय दैट इंजीनियर, तो इट इज एडेड एज अ कमेंट, एंड उसका रिविजन रेज किया जाता है। अदरवाइज इफ एवरीथिंग लुक्स गुड एंड कुछ नॉर्मल माइनर कमेंट्स हैं, then you solve those comments and the code is merged. So this is how a normal code review looks like. And आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? Promotions and all like कैसे? हाँ, so the promotion factor also depends upon organization. कुछ orgs का rule ही रहता है कि you have to stay in Amazon for say 1.5 or 2 years to be well aware of the culture over here, to be considered for promotion. But अगर जैसे आप प्रमोशन का क्राइटेरिया पूछो, तो उसका यही क्राइटेरिया रहता है कि दैट यू हैव वर्कड ऑन लाइक फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड, लाइक फ्रॉम द डिजाइन से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के टेस्टिंग से लेकर के प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट तक, यू हैव हैंडल्ड few projects around that. You have contributed a lot into operational excellence, कि आपने अपनी टीम की एफिशिएंसी को और वर्कलोड को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं. What are those steps? So that also matters the most. The collaboration spirit, the communication, and the team binding also matters the most. So it's like a overall personality, मतलब पूरा पूरा आपका developer side plus your human side is combined and then considered for promotion. Is internal team switch easy like when you're switching from one team to another, is it easy like communication हो जाता है या कुछ करना होता है उसके लिए अलग से टेस्ट? No, I think it's pretty easy. Internal team switching is easy. अगर आपको दिखता है कि कोई और टीम है जो जिसमें कोई ओपनिंग है which aligns with you, and the growth of that team aligns with what you are thinking for yourself in the future, so you go ahead with that, you connect with the manager and the team, and usually the process takes interviews as well. मतलब internal team switching में भी interviews होते हैं where the developers from other team can put DSA rounds for you, या they can give you an LLD वाला scenario,
to design something. So मतलब ऐसा नहीं है कि they will be very harsh, but yes, interviews are taken for internal team switching as well. So what is the 6 month roadmap for somebody who is trying to get into Amazon, if there is something like that? I think first of all, you should get yourself well versed with all of the data structures and algorithms. Up till graphs is that what I will suggest as a priority. मतलब ये तो पता ही होना चाहिए graphs तक सारे concepts. And उसके बाद just try to solve as many questions as you can. मतलब आप जितने क्वेश्चंस लगा पाओगे ना तो उतना आपका टाइपिंग स्पीड भी सही होगा, वो ग्रास्प बना रहेगा. आई मीन आई नो आई सेड कि ज्यादा क्वेश्चंस मैटर नहीं करते हैं, बट आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आई एम जस्ट सेइंग कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो टू गेट एफिशिएंट इन राइटिंग द कोड, और अपने आप पे एक टाइमर लगा लो कि मुझे 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करने हैं, या 1 घंटे में 3 क्वेश्चन करने हैं, या 4 क्वेश्चन करने हैं. तो आप उस प्रेशर के अंदर और डील करने के लिए एफिशिएंट बनते रहोगे. सो 6 month roadmap would look something like revising on all the topics, the main topics and the algorithms, then solving as many questions and as many conceptual logical questions on those algorithms as you can, and then doing company specific questions. Alongside solving questions, you also try to explain those questions, क्योंकि interview में it doesn't matter if you only solve a question, it also matters on how well do you communicate that solution to the interviewer. So वो बोलना, एक वर्बल कम्युनिकेशन भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट दैट आई थिंक शुड कम इन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर रोड मैप. फर्स्ट मोस्ट इज कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो. How about the weightage, DSA versus projects? I think both are very different questions. Projects are important for your resume shortlisting because you won't be able to show much of your DSA in resume. So projects are important for resume wise, but DSA is important for your OAs and interviews. One myth about Amazon that people don't know. That people don't know. I mean, then it should be a fact, right, about Amazon that people don't know. Fact, or people believe something that is not true. Okay. Okay, I'll have to think a bit. I think one fact about Amazon that people should know is that it's a good company to work in, especially in your initial years of being a corporate employee. The learning curve, the growth curve, the things that you experience firsthand is basically unmatchable. People around you here are of different age ranges as well. I mean, I might be a 20s kid over here, but other people are like already married, they're already settled. So the life lessons that you get to learn from them, and the kind of spirit that they're still trying to solve real world problems with that much efficiency, they're spending their nights and days to work zestfully on a particular thing. That spirit is somewhat that drives you more, because there are some days when you feel like this is maybe I don't want to complicate things. मतलब I myself feel this कि मतलब अब बहुत ज्यादा हो रहा है. अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए. अब मैं थोड़ा सा आराम से I will try to take things. But on those days, the driving force is when you see other people in your shoes and they're working really good. तो आपको मतलब एक ऐसे पीयर प्रेशर नहीं बोलूंगी मैं, बट पीयर मोटिवेशन मिलती है कि हे दिस इज अ गुड थिंग, मतलब आई एम लकी टू बी हियर. सो आई थिंक वन फैक्ट इज दैट it's a very good place to learn and grow. So one last message for the college students who want to get into Amazon or big tech.
I think the message would be just don't stop believing in yourselves. And even if you do, then there will be a sign that you should start believing in yourself again. And um, don't stop questioning things, because that curiosity that drives the mind should never stop. And keep on doing DSA, because you're a college student and it is one of the most important things that you can do at the moment. And yeah, all things will fall in place. All the best.